हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के हमारे वीडियो के अंदर। आज के इस वीडियो में हम हमारे चैप्टर नंबर 3 कुंवर नारायण द्वारा लिखित दो कविताएं बात सीधी थी पर और कविता के बहाने को पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहना। आज के इस वीडियो में हम लोग इन दोनों कविताओं को पूरे अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हमारे सामने प्रस्तुत है कविता के बहाने का पहला पद्य, जिसमें कहा गया है बाहर भीतर कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने, कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने, इस घर उस घर कविता के पंख उड़ने के माने चिड़िया क्या जाने। इसमें कवि कहता है कि बाहर भीतर कविता एक उड़ान है, अर्थात कविता भी चिड़िया की तरह उड़ान भरती है, अर्थात कल्पनाओं की उड़ान। पर कविता की उड़ान सिर्फ कविता ही जानती है, चिड़िया नहीं जानती है, क्योंकि चिड़िया को उड़ने के लिए एक सीमित स्थान तक ही होता है, पर कविता हर जगह उड़ सकती है। तो अभी हमारे सामने उसका प्रसंग, व्याख्या और विशेष है। तो प्रसंग में बताया गया प्रस्तुत काव्यांश कवि कुंवर नारायण द्वारा लिखित काव्य संग्रह इन दिनों की कविता के बहाने से लिया गया है। चिड़िया को माध्यम बनाकर कवि ने कविता के अस्तित्व पर अपनी बात रखी है। व्याख्या में बताया गया है, कवि बताता है कि कविता कल्पना की मोहक उड़ाने होती है, वह चिड़िया की उड़ान के समान नई नामी कल्पनाएं प्रस्तुत करती है, उसे नए नए भाव एवं विचार आते हैं। कविता की उड़ान असीमित है, चिड़िया की उड़ान सीमा तक होती है। चिड़िया बाहर भीतर इस घर से उस घर तक उड़कर आती जाती रहती है, जबकि कविता को कल्पना के ऐसे पंख लगे रहते हैं कि वह घर से बाहर सब जगह सारी सृष्टि में उड़ान भर लेती है। चिड़िया अपनी सीमा में बंदी होने के कारण कविता की काल्पनिक उड़ान को नहीं जान पाती। आशय यह है कि पक्षी की उड़ान सीमित है, परंतु कविता का क्षेत्र अति व्यापक एवं असीमित है। विशेष कवि ने चिड़िया की उड़ान के बहाने कविता के असीमित क्षेत्र की व्याख्या की है। भाषा सरल, सहज व अर्थपूर्ण है, प्रतीकात्मक एवं सांकेतिक शब्दावली का वर्णन है। तो दोस्तों, अभी हमारे सामने प्रस्तुत है कविता के बहाने का दूसरा पद्य। इसमें कहा गया है बाहर भीतर इस घर उस घर कविता एक खिलना है फूलों के बहाने, कविता का खिलना भला फूल क्या जाने, बिना मुरझाए महकने के माने फूल क्या जाने। इसमें कवि कहता है कि फूलों की तरह कविता भी खिलती है, पर फूल एक समय के बाद मुरझा जाते हैं, पर कविता अपनी सुगंध अनंत काल तक देती रहती है। अभी हम लोग इसकी प्रसंग, व्याख्या और विशेष को देख लेते हैं। प्रसंग, प्रस्तुत काव्यांश कवि कुंवर नारायण द्वारा लिखित काव्य संग्रह इन दिनों की कविता के बहाने से लिया गया है। इसमें कवि कविता की यात्रा पर प्रकाश डाल रहे हैं, जो चिड़िया से लेकर फूलों तक की है। व्याख्या, कवि बताते हैं कि कविता भी खिलती है अपने भाव सौंदर्य को लेकर, जिस प्रकार फूल अपने रंग रूप व खुशबू को लेकर खिलती है। फूलों का खिलना, उसका वातावरण को सुगंधित करना, फिर तय समय पर मुरझा जाना फूलों की प्रकृति व अवस्था को बताता है। लेकिन कविता फूलों की तरह खिलती है तो है, पर उसकी तरह मुरझाती नहीं है। कविता अपने भाव के कारण, संदेश व प्रेरणा के कारण तथा अस्तित्व के कारण सदैव खिली रहती है, अपनी विशेषताओं की सुगंध फैलाती रहती है। फूल कविता के लिखने का अर्थ नहीं जानता है। फूल से कविता में रंग भाव आदि आते हैं, लेकिन दोनों का खिलना अलग अलग है। विशेष कविता व फूल की तुलना प्रस्तुत की गई है। शांत रस व मुक्तक छंद का प्रयोग है, सरल सहज खड़ी बोली के अनुप्रास व प्रसन्न अलंकार है। तो दोस्तों, अभी हमारे सामने प्रस्तुत है इसका तीसरा पद्य, जिसमें कहा गया है कविता एक खेल है बच्चों के बहाने, बाहर भीतर यह घर वह घर सब घर एक कर देने के माने बच्चा ही जाने। इसमें कवि कहता है कि बच्चे और कविता में ढेर सारी समानताएं होती है। जिस तरह बच्चा खेलते वक्त अपने पराये छोटे बड़े का भेद भूल जाता है, उसी तरह कविता भी सभी के एक समान रहती है और अपने पराये का भेद नहीं करती है। इसमें सब घर एक कर देने के मानने से आशय है कि सबको समानता देने और एकजुट रहने। अभी हम लोग इसकी प्रसंग, व्याख्या और विशेष को देख लेते हैं। सबसे पहले प्रसंग, प्रस्तुत काव्यांश कवि कुंवर नारायण द्वारा लिखित काव्य संग्रह इन दिनों की कविता के बहाने से लिया गया है। इसमें कवि ने कविता को बच्चों के समान असीमित व कल्पनाओं की उड़ान बताया है। व्याख्या, कवि कविता को बच्चों के खेल के समान मानते हैं। जिस प्रकार बच्चे अपना खेल घर बाहर कहीं भी खेल लेते हैं, इस घर उस घर सभी घरों में खेल लेते हैं, उनके लिए अपने पराये छोटे बड़े का कोई भेद नहीं रहता, उसी तरह कविता भी बच्चों के खेल के समान अपने शब्दों से बाहर व आंतरिक संसार को मनोभावना देती है। वह शब्दों के खेल द्वारा कहीं भी प्रकट हो जाती है, उसके लिए भी किसी तरह का कोई संबंध नहीं रहता। बच्चों की भावना के
अनुरूप ही कविता की भावना भी सबके लिए एक समान है। विशेष कविता की रचनात्मक व्यापकता को बच्चों के खेल व वृत्ति के बहाने प्रकट किया गया है। बच्चा व कवि एक समान है को बताया गया है। साहित्य खड़ी बोली, अनुप्रास, अलंकार व मुक्तक छंद की प्रस्तुति सरल व सहज शब्दों द्वारा व्यक्त हुई है। दोस्तों अभी हमारे सामने प्रस्तुत है कुंवर नारायण जी की बात सिद्धि थी पर इसमें कहा गया बात सिद्धि थी पर एक बार भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई। उसे पाने की कोशिश में भाषा को उल्टा पलटा तोड़ा मरोड़ा घुमाया फिराया कि बात या तो बने या फिर भाषा से बाहर आए, लेकिन इसे भाषा के साथ साथ बात और भी पेचीदा हो गई। इसमें कवि कहते हैं कि एक बार मेरे मन में एक सीधी भाषा बात थी पर वो भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई। मैंने उसे तोड़ा मरोड़ा घुमाया फिराया पर उससे बात और भी पेचीदा हो गई। अभी दोस्तों हम इसकी प्रसंग व्याख्या और विशेष को देख लेते हैं। प्रसंग प्रस्तुत काव्यांश कवि कुंवर नारायण द्वारा लिखित काव्य संग्रह कोई दूसरा नहीं की कविता बात सीधी थी पर से लिया गया है। इसमें कवि ने भाषा की सहजता की बात कही है। व्याख्या कवि कहता है कि मेरे मन में एक बार एक सीधी सरल सी बात थी जिसे मैं कहना चाहता था, परंतु उचित भाषा का प्रयोग करने से अर्थात भाषाई प्रभाव दिखाने के प्रयास से उसकी सरलता समाप्त हो गई। हास्य यह है कि शब्द जाल में सरल बात भी जटिल हो गई। कवि कहता है कि तब उस बात को कहने के लिए मैंने भाषा को अर्थात शब्दों को बदलने का प्रयास किया। भाषा को उल्टा पलटा शब्दों को काट छांट कर आगे पीछे किया ताकि सीधी बात को सरलता से व्यक्त हो सके। कोशिश की या तो मेरे मन की बात सहजता से व्यक्त हो जाए या फिर भाषा के जंजाल से छूटकर बाहर आ जाए। इस प्रयास में स्थिति खराब हो गई, भाषा और जटिल हो गई, मेरी बात उस जाल में उलझ कर रह गई। इस तरह भाषा का चमत्कार दिखाने के चक्कर में बात सीधी थी पर वो और भी जटिल और पेचीदा हो गई। विशेष कवि ने बताया है कि कथ्य को कहने के लिए शब्दों को तोड़ना मरोड़ना नहीं चाहिए, सरल काव्य एवं सुंदर अभिव्यक्ति द्वारा व्यक्त करना चाहिए। काव्य में उल्टा पुल्टा घुमाया फिराया आदि शब्दों के युग्मों का सार्थक प्रयोग किया गया है। आगे के पद्य में कवि कहता है सारी मुश्किलों को धैर्य से समझे बिना मैं पेज को खोलने के बजाय उसे बेहतर कसता चला जा रहा था, क्योंकि इस करतब पर मुझे साफ सुनाई दे रही थी तमाश बिनों की शाबाशी और वाह। इसमें कवि कहता है कि मैं भाषा को धैर्य से सुलझाने की बजाय उसे पेच की तरह बेतरा कसता जा रहा था, क्योंकि इसमें मुझे मूर्ख लोगों की वाहवाही सुनाई दे रही थी। आगे की पंक्तियों में कवि कहते हैं आखिरकार वही हुआ जिसका मुझे डर था। जोर जबरदस्ती से बात की चूड़ी मर गई और वह भाषा में बेकार घूमने लगी। हार कर मैंने उसे कील की तरह उसी जगह ठोक दिया। इसमें कवि कहते हैं कि आखिरकार वही हुआ जिसका मुझे डर था। जिस प्रकार बात की चूड़ी मर जाती है उसी प्रकार भाषा अब भावहीन और अर्थहीन हो गई, उसका कोई महत्व नहीं रहा और फिर मैंने उसे कील की भांति उसी जगह ठोक दिया, यानी जैसी थी वैसे ही छोड़ दी। अभी दोस्तों हम इसकी प्रसंग व्याख्या और विशेष को देख लेते हैं। प्रसंग प्रस्तुत काव्यांश कवि कुंवर नारायण द्वारा लिखित काव्य संग्रह कोई दूसरा नहीं की कविता बात सीधी थी पर से लिया गया है। कविता में भाषा की सहजता की बात पर जोर दिया गया है। व्याख्या कवि बताते हैं कि बात कहने के लिए उसे चमत्कारी स्वरूप देने के चक्कर में बनावटी भाषा का प्रयोग किया। आखिरकार परिणाम वही निकला जिसका कवि को डर था। जिस प्रकार पेंच के साथ जबरदस्ती करने उसे ज्यादा घुमाने से उसकी चूड़ी खत्म हो जाती है, उसी प्रकार अत्यधिक कसाव देने व प्रयोग करने से बात का प्रभाव व अर्थ दोनों समाप्त हो गया। जिस तरह चूड़ी खत्म होने पर पेंच को उसी तरह ठोक दिया जाता है कि अब परिवर्तन की कोई गुंजाइश नहीं है, उसी प्रकार कवि ने भी भाषा को उसी बनावटीपन के साथ वहीं छोड़ दिया जो व्यर्थ बिना प्रभाव और अस्तित्वहीन भाषा बनकर रही है। कवि ने कविताओं की आडंबरपूर्ण भाषा पर व्यंग्य किया है। कील की तरह में उपमा अलंकार तथा जोर जबरदस्ती में अनुप्रास अलंकार प्रस्तुत है। खड़ी बोली व मुक्त छंद का प्रयोग किया गया है। तो दोस्तों इस प्रकार हमने अपना तीसरा चैप्टर कुंवर नारायण को कंप्लीट कर लिया है। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।